हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आईसीआर के प्रैक्टिस सेट के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे हम सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं तो आपके लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हम जो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग सॉल्व करते चलिएगा। आपके एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपका फाउंडेशन जो है वो तैयार करा देंगे। यानी कि आपकी जो 12th तक फिलहाल जितनी भी यहाँ पर है आपकी एनसीईआरटी, वो सारे के सारे हम खत्म कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बता दूँ, उससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस हमने करा रखे हैं, उनको जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें। और फुल मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उनको भी जाकर दीजिए। तो प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, तो कहाँ पे कहता है कि ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी, यानी कि जो ब्रिटिश शासन हुआ करता था उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमिक्स थी, वो कैसी थी? वो थी यहाँ पर पिछड़ी और अर्ध सामंती। ठीक है, वो पिछड़ी थी और अर्ध सामंती थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रख के याद कीजिएगा, क्योंकि इसको कहा जाता है महाविभाजन का वर्ष किसे कहा जाता है। ठीक है, तो महाविभाजन का जो वर्ष है वह कहा जाता है उस जो 1921 को। ठीक है, 1921 को हम इकोनॉमिक्स में महाविभाजन का अर्थ के रूप में समझते हैं, वर्ष के रूप में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सम्मिलित होता है। बेसिकली यहाँ पे जो बैंकिंग जो फील्ड है, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र है जो, वो किस अर्थव्यवस्था में सम्मिलित रहता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको द्वितीयक, यानी कि जो बैंकिंग क्षेत्र रहता है वो आपका यहाँ पे सेकेंडरी या फिर द्वितीयक क्षेत्र में रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहा गया यहाँ पे कि कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो जो कृषि क्रियाएं हैं वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो वो आपकी हो जाएंगे यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, कृषि क्रिया जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहा गया यहाँ पर कि ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई। अब देखिए, लॉर्ड मेयो के समय जो जनगणना हुई थी, तो इसकी डेट यहाँ पे पूछा है। बेसिकली जो ब्रिटिश शासन काल में भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, वो हुई थी 1881 में। ठीक, कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और याद रखेंगे कि जो आपकी जनगणना है ये यहाँ पर 10 साल के अंतराल पर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्वी भारत में किस प्रकार की व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सी व्यवस्था थी जब ब्रिटिश के औपनिवेशिक भारत हुआ करता था। देखेंगे इसका राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका। तो पहला जो था वो था जमींदारी। जमींदारी ही यहाँ पे चलती थी। आपने सुना होगा गाँव वगैरह में कहते हैं कि हमारे यहाँ पहले जमींदार हुआ करते थे, तो वही व्यवस्था यहाँ पर चलती थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहा गया कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था। यानी कि जब स्वतंत्र हो गए थे हम 1947 के बाद, तो यहाँ पे बोला गया किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया था अपने इंडिया में, वह थी यहाँ पे मिश्रित। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपने भारत में, याद रखेंगे। पूंजीवादी में क्या होता है, सिर्फ एक यहाँ पे जो संघ होता है, यहाँ पे कि एक लोग पूंजी लगाते हैं और उससे पूरा देश चलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहा गया कि देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति कैसी थी। देश की स्वाधीनता के समय जो कृषि थी, जो स्थिति थी भारत की, वह कौन सी हो जाएगी? वो होगी यहाँ पर बहुत पिछड़ी थी। उस समय कैसी थी? बहुत पिछड़ी थी, हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में प्रथम जो आधिकारिक जनगणना है, ठीक, आधिकारिक जनगणना की बात कर लेते हैं, वो कब हुई थी? वो हुई थी यहाँ पर 1951 में। आधिकारिक जनगणना का मतलब क्या है? जो अपने इंडिया से स्टार्ट हुई थी, मतलब जो आज़ादी के बाद की बात कर लेते हैं, तो ये प्रथम थी 1951 में हुई थी प्रथम आधिकारिक जनगणना। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहा गया कि परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या है। ठीक है, परंपरागत जो तकनीक है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा वह क्या होता है? वो रहता है आपका श्रम। यानी कि जो आपका श्रम है वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है किसी भी परंपरागत तकनीक की बात कर लेते हैं तो। क्वेश्चन अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है भारतीय। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? ये आपकी रहती है खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो आपकी ओपन है। ठीक है, ओपन इकोनॉमी है भारत में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहा गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो कौन सी थी। तो जब स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई तो उस समय जो मुख्य विशेषताएं थी, उनमें से सबसे पहला जो था वो था कि अर्ध सामंती होना, गतिहीन होना और अर्ध विकसित होना। तो ये आपकी इनमें से सभी उस समय की यहाँ पे जो विशेषताएं थी। क्वेश्चन नंबर है कि निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था है, तो जो निर्माण क्षेत्र है ना, वो किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो रहेगा आपका द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है हमारा निर्माण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर अगर अगला देख लेंगे, तो अगले प्रश्न की बात कर लीजिए, तो ये स्वतंत्रता के समय की ही बात कर रहे हैं कि जो 1947 है, 1947-1948 में व्यापार का संतुलन कितना हुआ करता। ठीक है, 1947-48 में जो व्यापार का संतुलन है वो टोटल जो हुआ करता था उस समय, वो था 14 करोड़, मात्र 14 करोड़ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें,
अगले प्रश्न में देखिए तो कहा गया कि अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया था। देखिए अंग्रेजों जब आए थे, अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, तो वो थे अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था को उन्होंने जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत को, उस समय जो लिटरेसी रेट थी, जो भारत की साक्षरता दर थी, वो कितनी थी, मात्र 17% थी। याद रखिए मात्र 17% थी। इस समय कितनी ही, कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहा गया कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली, ये तो सभी को पता है, तो इसका राइट आंसर एक बार देख ही लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया है तो वो हो जाएगा यहाँ पर 15 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को मिली थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति का कृषि पर निर्भरता थी। जो 1951 की बात करें तो जो श्रम शक्ति थी कृषि पर निर्भर कितना हुआ करता था, उस समय था टोटल 72%। ठीक है, टोटल 72% जो निर्भर हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहा गया कि देश की स्वाधीनता के समय कृषकों का शोषण किया जा रहा था। जो कृषक थे उस समय, जब स्वतंत्रता जो हम लोग को प्राप्त नहीं हुई थी, उस समय तो क्या हुआ था, जमींदारों के द्वारा शोषण किया जाता था कि जमींदारों के पास सारी खेती रहती थी और मजदूरों से वो लोग काम कराते थे। प्रश्न संख्या अगला देखिए तो कहा गया कि भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ था। भारत में जो रेलवे है वह कब स्टार्ट करी गई थी, तो वो सभी को पता है कि 1800 जो आपका 53 है, उस समय रेलवे की स्टार्ट किया गया था। मुंबई से ठाणे के बीच में सबसे पहले चली थी ये। उस समय उसकी कितनी थी डिस्टेंस, वो मात्र 34 किलोमीटर हुआ करती थी। लॉर्ड डलहौजी का समय था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्वेज नहर जो है उसका परिवहन के लिए खोला गया। जो स्वेज नहर है उसको बनाने से क्या हुआ, जो भारत और यूरोप के बीच की दूरी है वो लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। तो स्वेज नहर का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1869 में। याद रखेंगे 1869 में इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहा गया कि स्वतंत्रता से पूर्व किसका निर्यात नहीं किया जाता था। अब ये प्रश्न बन सकता है कि जो स्वतंत्रता जब हमको नहीं मिली थी उस समय किस चीज़ का निर्यात नहीं किया जाता। निर्यात मतलब चीज़ों को बाहर भेजना, तो वो थी सिर्फ इंजीनियरिंग, यानी कि जो आपका इंजीनियरिंग सेक्टर होता है उसमें किसी भी तरीके के बाहर नहीं। अब तो अपने यहाँ से देश विदेश में लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पर कि ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका सबसे पहला यहाँ पे जो गणना करी गई थी वो करी गई थी किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया 25 में ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था। जो ब्रिटिश भारत है इसमें जो कपड़ा उद्योग है वह केंद्रित था, तो कहाँ पे था, वो मात्र अहमदाबाद में। इसको मैनचेस्टर भी कहा जाता था। ठीक है, तो अहमदाबाद में हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग कहाँ पर केंद्रित था, वह था अहमदाबाद में। संख्या अगला देख लेंगे तो इसमें कहते हैं कि कृषि उत्पाद का वह हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है, यानी कि कृषि उत्पाद का वह हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विक्रय अधिशेष और विपणित अधिशेष। ठीक है, यानी कि इसको दोनों कहा जा सकता है, विक्रय अधिशेष और विपणित अधिशेष। यह जो किसान बाजार में बेचता है उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में जो कृषि नीति है उसका वास्तविक प्रारंभ कब किया गया था। तो जो भारत में जो नई कृषि नीति है उसका जो प्रारंभ किया गया बेसिकली वो किया गया था 1966 में। याद रखेंगे 1966 में कृषि नीति का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पे कि भारत में कितने % लोग जो है कृषि पे आश्रित हैं। ये प्रश्न यहाँ पे विवादित हो सकता है क्योंकि इसका डाटा चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीतियाँ घोषित हो चुकी हैं। ठीक है, तो कितनी जो औद्योगिक नीतियाँ हैं वो कितनी हो चुकी हैं अब तक, वो हो चुकी हैं 6 नीतियाँ अब तक घोषित करी जा चुकी हैं। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है, तो सभी को पता है, ये आपकी रहेगी यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि कृषि साख के गैर संसाधक स्रोत कौन से हैं। जो कृषि साख है इसके जो गैर संस्थागत जो स्रोत हैं वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाते हैं महाजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसकी अवधि क्या हो जाएगी, वो थी 2012 से 2017 तक। ठीक है, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 2012 से 2017 के बीच में चली।
अब पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते जरूर हैं। तो देखिए पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता उत्पादन क्या था, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, कृषि योजना की जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था यहाँ पे कृषि, प्रथम जो सबसे फोकस किया गया था कृषि को ही किया गया था। अगला हो जाएगा हरित क्रांति में सम्मिलित है, ठीक है। हरित क्रांति है जो है बेसिकली वो किसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित रहेंगी, वह रहता है यहाँ पर। एक तो आपका देखिए जो आपके हाइब्रिड बीज होते हैं, यानी कि जो बढ़िया से बनाए जाते हैं, रासायनिक उर्वरक और कृषि यंत्रीकरण, तो उनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जैविक कृषि एक डैश खेती है। जो जैविक कृषि रहती है वह इनमें से कौन सी एक डैश खेती है, तो वह हो जाएगा यहाँ पर कि धारड़ी, धारड़ी खेती है, याद रखेंगे। जैविक कृषि एक धारड़ी खेती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित करी गई थी। तो भारत में जो पहली औद्योगिक नीति घोषित करी गई वह घोषित करी गई थी 1948 में, याद रखेंगे। चलिए 1948 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पे, योजना आयोग की स्थापना कब करी गई थी। तो योजना आयोग जिसको यहाँ पे नीति आयोग में कन्वर्ट किया गया 2015 में, तो देखेंगे यह स्टार्ट कब हुई थी, ये 1950 में स्टार्ट हुई थी। यहाँ से प्रश्न बन जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी। बेसिकली यहाँ पर आंदोलन बहुत फेमस हुआ था। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो करी गई थी वह करी गई थी यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ठीक है। कहाँ से किया गया था, ये उत्तराखंड के चमोली से इसकी शुरुआत करी गई थी, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली से। क्वेश्चन नंबर अगला है, द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित करी गई। अब हमने प्रथम पढ़ा था, द्वितीय भी पढ़ लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1956, ठीक है। 1956 में द्वितीय औद्योगिक नीति घोषित करी गई थी। क्वेश्चन संख्या अगला देखें तो कहा गया यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद का, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो कब हुआ था, वो हुआ था 6 अगस्त 1952, ठीक है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पंचवर्षीय योजना कब लागू करी गई थी। तो ये तो सभी को पता है कि 1951 में लागू करी गई थी, लेकिन ये यहाँ पे एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है। तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया था, जो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया था, ठीक है। हरित क्रांति का जो दूसरा नारा था वो किसने दिया था, तो पहले तो आप सभी को पता ही होगा। तो वो यहाँ पे हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम, यानी कि APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, जो 11वें राष्ट्रपति थे अपने भारत के, याद रखेंगे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो द्वितीय क्रांति का नारा किसने दिया था, APJ अब्दुल कलाम ने। क्वेश्चन नंबर अगले देख, तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रहेगा आपका निर्धनता। क्वेश्चन नंबर देखिए तो सबसे पहला कहता है यहाँ पर कि भारत में जो निर्धनता का मुख्य सूचक है वो क्या है, ठीक है। निर्धनता यानी कि जो गरीबी रेखा है वो कैसे निर्धारित की जाती है भारत में। तो पहला तो यहाँ पे हो जाएगा निम्न प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एक व्यक्ति की आय कितनी है। फिर यहाँ पे है पर्याप्त पोषक भोज्य पदार्थ की कमी, यानी कि उसको भोजन मिल रहा है, और भोजन मिल भी रहा है तो पर्याप्त उसको जो खनिज वाला बढ़िया वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। न्यूनतम परमाणु उपभोग की कमी, और या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये निर्धनता के मुख्य सूचक रूप के जाने जाते हैं। तो प्रश्न संख्या अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा को निर्धारण करने के लिए न्यूनतम कैलोरी उपभोग कितना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो कैलोरी उपभोग है वह कितना रखा गया है, डिसाइड किया गया इंडिया में, वो है आपका 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी जो है वो निर्धारित है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारत में निर्धनता के बेसिकली कारण क्या हैं। जो भारत में गरीबी है इसके कारण कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीमतों में वृद्धि, रोजगार के अवसरों का अभाव और बढ़ती जनसंख्या। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे आपकी गरीबी के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा बढ़ती जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर अगला है कि गरीबी रेखा का संबंध है। तो गरीबी रेखा का जो संबंध है वो किससे रहने वाला है। तो देखिए जो गरीबी रेखा का संबंध होता है वो है आपका निरपेक्ष निर्धनता से रहता है। किससे, निरपेक्ष निर्धनता से रहता है गरीबी रेखा का संबंध। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है, ठीक है। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात सबसे अधिक कहाँ पर है, तो वो आप देखेगा ये सिर्फ भारत में है, यानी कि भारत जो है सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ये अनुपात की बात करें जनसंख्या के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है, ठीक। आय की असमानता और वितरण का संबंध है, यानी कि यहाँ पे जैसे कहा जाता है कि जो अमीरों के पास ही पैसा है बहुत सारा, जो पूर्ण रूप से वितरित नहीं है, बहुत कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। तो ये क्या होता है, निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आता है। किसके, निरपेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर अगला है
कहा गया कि कुल जनसंख्या का लगभग परसेंट 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे निवास करता था। 2011-12 की बात कर लेते हैं तो उस समय जो था मात्र 21.9%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है बेरोजगारी किस तरीके की। तो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा जो अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो अदृश्य का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, मान लीजिए किसी भी कार्य को करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता है तो वहाँ पे चार लोग काम करने पहुँच जाते हैं, तो इसी को बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पे कि सापेक्ष गरीबी पाई जाती है। तो सापेक्ष जो गरीबी है वह पाई जाती है किन देशों में, तो देखिएगा वो हो जाएगी यहाँ पे पूंजीवाद देश। जितने भी पूंजीवादी देश होते हैं उसमें सापेक्ष गरीबी के उदाहरण देखने को मिलेंगे। फिर कहता है निम्न में से भारत का निर्धन राज्य कौन है। सबसे निर्धन राज्य भारत का जो कौन सा है वो हो जाएगा यहाँ पर बिहार। बिहार जो है भारत का सबसे गरीब राज्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार कैसा होता है। तो हमने बताया अभी आपको ये कौन सी होती है, 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये मौसमी बेरोजगारी, यानी कि मौसमी बेरोजगारी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कोई यहाँ पे फसलें बेचता है, कुछ फल फ्रूट्स वगैरह लगाता है, उसके बाद यहाँ पे मौसम के हिसाब से जो है वो चेंज हो जाती है, तो इतना यहाँ पर उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं, इसी वजह से वहाँ पे मौसमी बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो निर्धनता का मापदंड के अनुसार शहरी क्षेत्र में जो कैलोरी उपभोग किया जाना चाहिए वो कितना है। तो शहरी क्षेत्रों में जो कैलोरी का उपभोग है वो यहाँ पे 2100 कैलोरी रहता है, याद रखेंगे 2100 कैलोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहता है कि यहाँ पे डैश में भारत का, ये तो ठीक हो गया क्वेश्चन। फिर कहता है निर्धनता का दुष्चक्र किसने दिया था। निर्धनता का जो दुष्चक्र है वो किसने दिया था, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रेगनर नरकसे। ठीक है, रेगनर नरकसे के द्वारा निर्धनता का जो है दुष्चक्र दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि ग्रामीण निर्धनों में सम्मिलित होते हैं। तो ग्रामीण जो निर्धन होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो गांव में गरीब होते हैं उनमें से कौन कौन सम्मिलित होते हैं। एक तो आपका केवल भूमिहीन श्रमिक, यहाँ पे केवल सीमांत, केवल गरीब, तो इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया था। सबसे पहले निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था, वो हो जाएंगे यहाँ पे दादा भाई नौरोजी। याद रखेंगे इनको द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले में कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। अब जो शहरी क्षेत्र होते हैं उसमें कौन सी बेरोजगारी होती है, तो उसमें होती है यहाँ पे खुली बेरोजगारी। ठीक है, ओपन यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो शहरी क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो जो अगला चैप्टर रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में मानव पूंजी का, यहाँ पे जो आपका देखेंगे ये आपका राइट आंसर होगा। इसमें से क्या होगा, तो देखिए भारत में मानव पूंजी निर्माण, ये अगला चैप्टर है। तो कहा गया कि मानव पूंजी महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है। देखिए मानव पूंजी महत्वपूर्ण किस लिए होती है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें देखिए सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, जैसे कि भौतिक पूंजी की उत्पादकी प्रयोग संभव और उत्पादकता में वृद्धि और अभिवर्तियों के आधुनिकीकरण। तो इनके लिए क्या होती है, मानव पूंजी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मानव पूंजी जो है वो किसके निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है, तो देखिए एक तो यहाँ पे बढ़ती जनसंख्या और उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे जो अगला ऑप्शन है ब्रेन ड्रेन और शिक्षा का निम्न स्तर, यानी कि ये तीनों तीनों जो है इसमें बाधा उत्पन्न करती है मानव पूंजी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि मानवीय संसाधनों के विकास के लिए आवश्यकता है। तो मानवीय संसाधनों के विकास के लिए आवश्यकता क्या है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर एक तो शिक्षा। मानवीय संसाधनों के विकास के सबसे लिए इम्पोर्टेंट जो है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है हर एक चीज़ के लिए। आप शिक्षा है आपने अच्छी ग्रहण करी है तो आप आगे चल के अमीर गरीब सब बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहा गया कि मानव विकास सूचकांक, यानी कि जो आपके HDI है डैश मानदंडों का एक सूचक है। ठीक है, HDI जो है डैश मानदंडों का एक सूचक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, सामाजिक जो है मानदंडों का सूचक रहता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में बोला गया कि मानव विकास सूचकांक 2016 की बात है, चलिए कोई बात नहीं। तो मानवीय संसाधन विकास का उपाय है, तो मानवीय संसाधन विकास का जो उपाय हो जाएगा वो कौन सा होगा, इनमें से सभी होगा, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं, कार्य प्रशिक्षण और शिक्षा व्यवसाय, ये सब क्या है, मानवीय संसाधन विकास का उपाय है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मानव विकास है, तो बेसिकली जो मानव विकास है वो क्या है। ठीक है, तो मानव विकास क्या होता है, एक यहाँ पे देखेंगे तो ये एक साध्य है। ठीक है, यह एक साध्य होता है, मानव विकास एक साध्य है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं मानव पूंजी है, तो मानव पूंजी क्या होती है, ये आपकी क्या हो जाएगी, 9 का राइट आंसर
वो देखिएगा तो वो आपको हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, मानव पूंजी जो है वो सामाजिक प्रक्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो स्थापित किया गया था उस सन को आपको बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा तो हो जाएगा 1988। ठीक, 1988 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहता है कि मानव पूंजी निर्माण के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो मानव पूंजी निर्माण के जो बेसिकली स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो देखिएगा वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे केवल आंतरिक और केवल बाह्य। ठीक है, केवल आंतरिक और केवल बाह्य ये क्या होते हैं, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी समानता पाए जाते हैं। ठीक है, पूंजी की कमी और बेरोजगारी और पिछड़ापन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सिंपल सी बात है ये किस में होते हैं, एक अल्प विकसित देश, यानी कि जो विकसित देश नहीं है, अल्प विकसित देश है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण सम्मिलित है। तो देखेंगे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिसमें शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार और प्रशिक्षण सम्मिलित है। तो यह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव पूंजी निर्माण। इसको कहा जाता है मानव पूंजी निर्माण। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो शिक्षा पर व्यय एक क्या है, तो शिक्षा पर अगर आप व्यय करते हैं तो उस व्यय को क्या कहा जाता है, तो वह हो जाएगा यहाँ पर उत्पादन व्यय। ठीक है, शिक्षा पर व्यय जो है एक उत्पादन व्यय होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि मानव पूंजी निर्माण एक समस्या है। तो मानव पूंजी निर्माण जो है एक समस्या है, किस तरीके की समस्या है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला तो देखिए इसका जो जनसंख्या में वृद्धि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव पूंजी निर्माण में सम्मिलित है अथवा मानव पूंजी निर्माण के स्रोत कौन कौन से। देखिए मानव पूंजी निर्माण के जो स्रोत रहेंगे उसमें आपके हो जाएंगे इनमें से सभी, क्योंकि शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय और प्रशिक्षण पर व्यय करना होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले प्रश्न में कहता है कि शिक्षा से लोगों की बढ़ती है। तो शिक्षा से लोगों की क्या बढ़ती है, एक तो उत्पादकता, दूसरी दक्षता और तीसरी आय। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इसीलिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा कि मानव पूंजी में सम्मिलित होता है। तो मानव पूंजी में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं, तो बेसिकली इसको आपको ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें श्रमिक और उद्यमी दोनों लोग यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। श्रमिक और उद्यमी दोनों लोग सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को नापता है, एक सूचक क्या होगा जो किसी देश के मानव विकास को मापेगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर एक तो आपका HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है, वो किसी भी देश के विकास को मापता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अगली अपडेट आई नहीं है 2021 की, तो ये हो जाएगी 74.04। ठीक है, 74.04 जो है ये साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर अगले देखें तो गाइस यहाँ पे जो अगला प्रश्न हो जाएगा वो देखिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर जो करने वाले हैं, यानी कि ग्रामीण विकास। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला कहता है कि भारत में जो ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था है वह कौन सी है, तो देखिए ये हो जाएगी आपके नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड जो है ये ग्रामीण साख प्रदान करती है लोगों को बेसिकली, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि वह ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता, यानी कि जो उसकी मजदूरी फिक्स करी गई है सरकार के द्वारा और उसके बावजूद उसको काम नहीं मिल रहा है, तो कहता है कि हम कम मजदूरी पे भी काम कर लेंगे। तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, तो देखिए उससे सिर्फ उसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, उसको अपनी योग्यता के हिसाब से काम ना मिलना और उसके बावजूद भी वो कम योग्यता पे काम करना चाहता है तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि श्रम बल और कार्य बल का अंतर होता है। ठीक है, श्रम बल और जो कार्य बल का जो अंतर है बेसिकली वो क्या होगा, वो यहाँ पर हो जाता है एक बेरोजगार श्रम। ठीक है, बेरोजगार श्रम की अगर परिभाषा देंगे तो आपको ये हो जाएगा कि श्रम बल और कार्य बल का अंतर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर कितनी है, तो ये इम्पॉर्टेंट याद करना आपके लिए जरूरी है। तो ये कितना हो जाएगा, 7.0%। ठीक है, 7.0% ये भारत की मृत्यु दर है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत सन 2020 तक दुनिया के 4 प्रमुख विकास केंद्रों में से
एक बनकर उभरेगा, यह किसने कहा था। ठीक, याद रखेंगे ये जो है चीज़ कही गई थी यहाँ पे डच या ड्यूबा के द्वारा। किसके द्वारा? डच या ड्यूबा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या भारत में वह हो जाएगी 943। कितना है? 943 है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो कहता है कि मुख्यतः भारत में बेरोजगारी की समस्या है। तो भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है वह किस तरीके की है? तो देखिए वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर संरचनात्मक। ठीक, संरचनात्मक जो बेरोजगारी है वह भारत की मुख्य समस्या है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि मुद्रास्फीति की जो स्थिति में वायु वस्तु का मूल्य। ठीक है, मुद्रास्फीति जब हो जाती है तो उस समय वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब है मुद्रास्फीति होती है तो उसके मूल्य पर जो है प्रभाव पड़ता है कि उसका मूल्य जो है वो बढ़ जाता है, वस्तुओं का मूल्य जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहा गया कि मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें क्या होता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है ये आपको बताना है। तो हमने अभी आपको बताया कि मुद्रा का मूल्य घट जाता है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक, याद रखिए मुद्रा का मूल्य जो है वो घट जाता है। क्वेश्चन देखें अगला, तो मुद्रास्फीति क्या होता है, बेसिकली इसका कारण क्या होता है। मुद्रास्फीति का कारण जो है वो क्या होगा? तो देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, एक तो आपका घाटे की वित्तीय व्यवस्था, और दूसरा जनसंख्या में वृद्धि, और तीसरा साख की मात्रा में वृद्धि। तो ये क्या होगा? ये मुद्रास्फीति का कारण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कौन औपचारिक श्रमिक है, यानी कि जो औपचारिक रूप से श्रमिक हैं उनको क्या कहेंगे? तो वो देखिए क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे उच्चतर माध्यमिक शिक्षक। जो उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हैं वो औपचारिक श्रमिक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहता है जो अनौपचारिक श्रमिक हैं इसमें से, तो अनौपचारिक श्रमिक कौन से हो जाएंगे? वो आपके हो जाएंगे क्षेत्रों में कार्यरत। जो क्षेत्रों में कार्यरत हैं वो अनौपचारिक श्रमिक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में कृषि क्षेत्र %% नियोजन प्रदान करता है। तो भारत में जो कृषि क्षेत्र है वो कितने % नियोजन प्रदान करता है? वो हो जाएगा 52%। ठीक है, 52% जो नियोजन है वह कृषि क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि जब इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त व्यक्ति लिपिक का कार्य करता है तो इसे क्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप इंजीनियरिंग डिग्री कर चुके हैं और आप आईसीआर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इसमें आप जो है पास हो जाते हैं, इसकी जॉब करने लगेंगे तो क्या कहा जाएगा? इसको अल्प रोजगार कहा जाएगा, यानी कि जितनी आपकी काबिलियत थी उतनी आपको मिली नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहा गया कि वास्तविक श्रम शक्ति की माप क्या है। ठीक है, जो वास्तविक श्रम शक्ति है उसकी माप क्या है? तो वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर कार्यबल। ठीक है, जो कार्यबल है वह यहाँ पर होती है वास्तविक श्रम शक्ति की माप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले में बोला गया कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में किस वर्ग के श्रमिक अधिक पाए जाते हैं। ठीक, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें किस वर्ग के श्रमिक जो है सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्वनियोजित एवं आकस्मिक मजदूरी श्रमिक। ठीक है, स्वनियोजित एवं आकस्मिक मजदूरी श्रमिक जो है वो इसमें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया यहाँ पे स्फीति जो है बेसिकली वो क्या होता है। ठीक है, स्फीति जो है वो क्या है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कि वास्तविक आय कम करता है और मुद्रा के मूल्य कम करता है। ठीक, वास्तविक आय कम करता है और मुद्रा के मूल्य को कम करता है। क्या कम करता है? ये हो जाएगा स्फीति। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में से एक स्फीति नियंत्रण का तरीका नहीं है। अब स्फीति नियंत्रण का जो तरीका नहीं है वो देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक तो हो जाती है उत्पादन में कमी। उत्पादन में कमी करना भी यहाँ पर बिल्कुल सही नहीं होगा अगर आप स्फीति नियंत्रण करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कीमत वृद्धि के मुख्य कारण क्या हो? जब कीमत जब वृद्धि जो आपकी ये महंगाई बढ़ती है इसका मेन जो कारण क्या होता है वो देखिएगा, वो होता है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। ठीक है, मुद्रा की अगर पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो कीमत वृद्धि हो जाती है, मुख्य इसका कारण ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति पर जो नियंत्रण के मौद्रिक उपाय रहेंगे वो कौन से रहेंगे? वो आपका रहेगा एक तो सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं उनको बेच दिया जाता है। ठीक, उनका विक्रय कर दिया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन एक बार देख लेते हैं। तो आप देखिए कृषि उपकरण के लिए प्राय जो ऋण लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जो कृषि उपकरण के लिए हम यहाँ पे ऋण लेते हैं उसको क्या कहते हैं? तो देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्यकालीन ऋण। इसको मध्यकालीन ऋण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे
एक योजना है जो नरेगा, ठीक है, नरेगा जो योजना है इसमें कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है, यह कब चालू हुई थी, या 2006 में योजना चालू हुई, तो याद रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, 100 दिन का रोजगार आपको प्रदान किया जाता है। कितने दिन का, 100 दिन का रोजगार इसके तहत प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहा गया कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो अभी हमने आपको बताया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे इसको दोबारा से फिर से। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कब, 1982 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगला भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको दोबारा डाला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जो मनरेगा के नाम से जानी जाती है, यह कब शुरू हुई थी, 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रारंभ करी गई थी, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो प्रारंभ करी गई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 25 सितंबर 2014, ठीक, कितना जगह 25 सितंबर यहाँ पे हो जाएगा ये 2014 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहता है कि 15 महीनों से कम अवधि के लिए ग्रामीण साख को क्या कहते हैं। जब 15 महीने से कम अवधि के लिए जो ग्रामीण साख ली जाती है उसको क्या कहते हैं, तो वो कहता है अल्पकालीन साख। क्या कहलाता है, अल्पकालीन समय के लिए अल्पकालीन साख कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कृषि साख का गैर संस्थागत स्रोत कौन सा है। तो कृषि का साख का जो गैर संस्थागत स्रोत है वो कौन से होते हैं, व्यापारिक बैंकें होती है। याद रखें, व्यापारिक बैंकें होती हैं वो यहाँ पर इसकी साख के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहाँ है यहाँ पे 15 में, कि गांव में सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाले बाजार को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाट। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब करी गई थी। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना करी गई थी वो 1975 में करी गई थी। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका राइट आंसर हो गया। तो हमने बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे लिए जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस पर बेस्ड हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, उनको जाकर देखिए। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न कराए ना वो आपका बेस तैयार करेगी। क्वेश्चन सारे थोड़ी ना आएंगे, कुछ ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 10th लेवल का एग्जाम है तो इससे ज़्यादा कठिन तो मुझे नहीं लगता आपका पेपर आएगा। फिलहाल फॉर्म बहुत पड़ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।